वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो 9th वालों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका 4th एपिसोड फर्स्ट चैप्टर का समकालीन विश्व में लोकतंत्र का 4th एपिसोड। इससे पहले हम लोगों ने 3 एपिसोड कर रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है किस तरह चिले में लोकतांत्रिक शासन स्टार्ट होती है। पहले लोकतांत्रिक शासन थी, फिर सैनिक शासन आती है, फिर लोकतांत्रिक शासन आती है। फिर हम लोग पोलैंड के में पढ़ते हैं कि साम्यवादी दल से किस तरह हम लोग पोलैंड लोकतंत्र में चला जाता है। नेक्स्ट है कि दोनों लोकतंत्र में क्या विशेषता थी, क्या समानता थी, क्या असमानताएं थी, ये पढ़े हम लोगों ने। समानता असमानता, फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहाँ कहाँ कैसे कब स्टार्ट हुआ, ये पढ़े। लोकतंत्र के 3 नक्शे भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद लोकतंत्र के विस्तार विभिन्न चरणों में धीरे धीरे स्टार्ट हुए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ, ब्रिटेन क्रांति से पहले हुआ था, ये सब हम लोगों ने क्लियर कर रखा है, ठीक है। और उपनिवेश का अंत कैसे हुआ, ये भी खत्म कर लिए थे हम लोग, ठीक है। आज आपका 4th एपिसोड है कि वर्तमान के समय में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह कितने कंट्री लोकतंत्र हो गए हैं, कितने नहीं हुए हैं, कैसे कैसे स्थिति चेंज होते गई। तो देखते हैं आपके फर्स्ट ही में टॉपिक में जो है हाल का समय, तो उसमें लैटिन अमेरिका का एक वर्ड लिखा हुआ। लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं, कोई एक बच्ची मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछी थी, मैंने उसको वॉइस मैसेज से बता दिया था। लैटिन अमेरिका कुछ नहीं, ये भी एक लैंड मास है, बहुत सारे कंट्री का एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें साउथ अमेरिका के जो भी कंट्री होते हैं वो आते हैं, सेंट्रल अमेरिका भी आती है, मैक्सिको आती है, वेस्ट इंडीज आती है, इन सभी ग्रुप हैं, ठीक है। इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो 1989 के दौर में क्या हुआ था ना, पोलैंड और उनके अनेक देश सोवियत संघ के नियंत्रण से बाहर हो गए थे। क्यों हो गए थे बाहर? देखो, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दूसरी वर्ल्ड वार जब खत्म हुई 1945 में, ठीक है। कब? 1945 में दूसरी वर्ल्ड वार खत्म हुई। तो उसके बाद 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ 2 पावर ब्लॉक बन गए। आपको मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। 2 पावर ब्लॉक बनी और कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। कोल्ड वार स्टार्ट हुआ तो 1951 में शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो हो रहा था, तो 1951 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। जिसके साथ क्या हुआ, जो भी 15 राज्य 15 गणराज्य जो भी सोवियत संघ में थे शामिल, सारे हटने लगे, ठीक है। जिस पावर ब्लॉक का आप मान लो किसी शक्ति में शामिल हो, महाशक्तियों के साथ, उनका विघटन होता तो आप उनके साथ नहीं रहोगे। आप चाहोगे हम इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे हम जो भी शक्तिशाली देश है उनके साथ मिल जाए, ठीक है। ऐसा ही होने लगा। 15 गणराज्य थे। जो ही 1951 के आसपास, 1990 के आसपास, 1951 के आसपास, 1951 में पूर्णतः विखंडन हो गया था सोवियत संघ का। तो सारी कंट्री 15 कंट्री जो मिलकर बनी थी, सभी स्वतंत्र रूप से सामने आने लगे थे। वैसे भी 15 गणराज्य से तो बना था, लेकिन इसमें रूस का ज्यादा दबदबा देखा जा रहा था। और विघटन होने के पीछे बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं, और हैं ऐसे ही है। इन्होंने क्या करा, बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए। सोवियत संघ ने क्या करा, इनके पीछे छोटे छोटे जो कंट्री लगे हुए थे, पिछलग्गू कंट्री जिसको बोलते हैं, उन पे ज्यादा खर्च करा, अपने देश के वासियों पे खर्च नहीं करा। फर्स्ट। सेकंड क्या करा इन्होंने, इनमें कम्युनिस्ट पार्टी की शासन रही 70 या 75 वर्षों तक, वो जवाबदेही नहीं रही जनता के प्रति। थर्ड क्या हुआ कि इनके पास जो भी धन था सारा इन्होंने आपको हथियार खरीदने में लगा, हथियार खरीदने में, हथियार बनाने में। तो इससे क्या हुआ, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, तो इनका एक अचानक जनता का सपोर्ट खत्म होता है और विघटन हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन है, इसी में शॉक थेरेपी आया था, 12वीं में जाओगे आप पढ़ोगे, ठीक है। सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना था, सभी स्वतंत्र रूप से सामने आने का विघटन के बाद, ठीक। 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र स्थापित करी थी, ठीक है। बट क्या हुआ ना, वहां पे बदलाव ये जो हुई, लोकतंत्र स्थापित हुई, स्तर मतलब आपको लगातार स्टेब्लिश पूरे हमेशा के लिए नहीं रह पाया, स्थायी नहीं रह पाया, ठीक है। 1999 में जनरल मुशर्रफ, जिसका पूरा नाम था सैयद परवेज मुशर्रफ, इन्होंने पुनः पाकिस्तान में सैनिक शासन कायम करा। लोकतंत्र थी 90 तक, लेकिन
पाकिस्तान में सैयद परवेज मुशर्रफ जिसका पूरा नाम है, इन्होंने पाकिस्तान में सैनिक शासन लोकतंत्र शासन का अंत कर सैनिक शासन फिर से स्टेबल कर दिया। अभी तक एक दो ही कंट्री हमारे पड़ोसी कंट्री में, एक हम भारत और एक श्रीलंका, दो ही कंट्री हैं जिसमें आज़ादी के बाद से लोकतंत्र अभी तक कायम है सही तरीके से। हम लोग 47 में आज़ाद हुए थे, अभी तक लोकतंत्र सही तरीके से कायम है। और 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुई थी, अभी तक श्रीलंका भी लोकतंत्र स्थापित करने में सक्सेस रहा है और अभी तक भी लोकतंत्र वहाँ स्थापित है, किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी ऐसी कंट्री, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक तंत्र, कहीं कुछ कहीं भी कुछ, ठीक है। पाकिस्तान में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी सैनिक तंत्र, कभी लोकतंत्र, कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका ये नेक्स्ट पेज है। ये 2008 में नेपाल में लोकतंत्र को अपनाया गया। इसकी कहानी मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा आपसे और इसकी कहानी मैं समझाता हूं आपको। नेपाल जो था ना पहले हिंदू राज था। एक सादा पेज ले लूं, ले लेता हूं, ठीक है। देखिए नेपाल जो था ना आपका पहले वो हिंदू राज था, ठीक। बहुत सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, यहाँ हिंदू राज था लेकिन संवैधानिक राजतंत्र रहा, ठीक है। यहाँ की जनता थी वो राजनीतिक पार्टी जो उत्तराधिकारी उत्तरदायी नहीं थी उनके प्रति शासन की मांग कर रही थी कि इनको हटाओ, अच्छे शासन करने वाले प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को लाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ के राजा जो थे उन्होंने शासन पे नियंत्रण बनाए रखा एंड जो लोकतंत्र की राह थी उसको रोक दिया था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हिंदू राज था फर्स्ट थिंग। कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र चला लेकिन जनता तथा राजनीतिक पार्टी उत्तरदायी शासन की मांग उठाए कि जो यहाँ शासन कर रहे हैं ऐसा शासन व्यवस्था स्टार्ट करो जो उत्तरदायी हो जनता के प्रति। लेकिन राजा ने ऐसे नहीं करा और शासन पर नियंत्रण कायम रखा, जिससे लोकतंत्र की राह रुक गई थी। और लोकतंत्र के समर्थन में जो जनता आंदोलन शुरू कर रहे थे, राजा ने 1990 में क्या करा, लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, ठीक है। 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक शासन की मांग मान ली। लोकतंत्र स्थापित हुआ 2008 में, ठीक है। 90 की बात कर रहा हूं, जब लोकतंत्र की जब उनके विपक्ष में विरोध हुआ तो 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। लेकिन नेपाल में माओवादी अपना प्रभाव जमा चुके थे। नेपाल में माओवादी एक कम्युनिटी उन्हें अपना प्रभाव जमा रखा था। अब राजा के प्रति त्रिकोणीय लड़ाई स्टार्ट हो गया। मान लो यहाँ राजा है, इधर से कौन है, माओवादी, और इधर से कौन प्रेशर कर रहा है, लोकतंत्र के समर्थक। ये हो गए त्रिकोणीय लड़ाई, ठीक है। सब में आपस में होने लगा, ऐसे। माओवादी के झड़प के बाद क्या हुआ, राजा ने 2002 में संसद को भंग कर दिया। लोकतंत्र पूर्णतः जो भी थोड़ी थी वो भी खत्म हो गया। फिर 2006 में क्या हुआ कि देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन में एक आंदोलन हुआ, देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन में। तब राजा वहां का जो था, राजा का नाम बता देता हूं आपको, ज्ञानेंद्र, ठीक है। इनमें बाध्य होकर फिर से संसद को बहाल करा। फिर क्या होता है उसके बाद कि अब देखो देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था। एक तरफ माओवादी कर रहे थे, एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे थे, लंबा समझा दिया लग रहा है, ठीक है। और एक तरफ 7 दल का एक गठबंधन था वो कर रहा था। लास्ट तक अंत तक क्या हुआ, ये संघर्ष बहुत दिन चली, 1990 से लगातार चली। 2006 में फिर से बहाल हुआ था आपको क्या सांसद। लेकिन 2008 में नेपाल के राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और 2015 में नेपाल ने नया संविधान भी बनाया। कब, 2015 में, ठीक है, संविधान बनाया नेपाल में। 2016 तक करीब 140 देशों ने बहुदलीय प्रणाली की तहत चुनाव कराए। बहुदलीय प्रणाली मतलब यहाँ पे बहुत सारे पार्टियां आपस में
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करके पार्टियां बनाई, सरकारें बनाई। 1980 के दशक में कई देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर तरफ बढ़े। कहाँ से प्रेरणा हुई थी? फ्रांसीसी जो हुआ था क्रांति, उससे हुए थे। ठीक है, फ्रांसीसी से हुए थे। उससे पहले ब्रिटेन हुआ था, मैंने पढ़ा रखा है, बट ब्रिटेन कुछ लगातार नहीं चली, उनसे कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिला। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो होता है, उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत सारे देश आज़ाद होने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सरकार और वहाँ के जो राजतंत्र प्रजा जो भी थी, उससे आंदोलन कर लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहा। ठीक है, अब थोड़ा म्यांमार की बात समझ लेते हैं। म्यांमार को पहले बोलते थे बर्मा। आपको पूछ सकता है म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा। औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन यह भी कारगर साबित नहीं हुआ। दो ही कंट्री हमारे सामने अभी है, और भी कंट्री होगी नहीं पता मुझे, भारत और श्रीलंका। अपने पड़ोसी में श्रीलंका एक कंट्री है। 48 में इस आज़ादी पाता है और अभी तक लोकतंत्र स्टेब्लिश है वहाँ। 1962 में क्या होता है ना, सैनिक तख्ता पलट कर देता है। जैसे 1873 में हुआ था वहाँ तख्ता पलट, क्या कहते हैं, चिले में। हाँ नहीं, 1973 में हुआ था। यहाँ उसी तरह 1962 में हो गया था। लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ सैनिक तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट का मतलब फिर से मैं बताता हूँ, ये चौथी बार है। गैर कानूनी ढंग से किसी भी सरकार को गिरा देना, हटा देना उनके सत्ता से। ठीक है, 30 वर्ष के बाद यानी 62 यानी 30 92 यानी 90 के पास पहली बार चुनाव कराया गया, जिसमें नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीता। सैनिक के जो भी हेड थे वो हार गए थे चुनाव में, फिर भी इन्होंने नहीं माना। इनका नेतृत्व किसने करा था? नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी, आंग सान सूची। ठीक है, आंग सान सूची ने करा था। बट क्या हुआ, सोचो, जीत गया। ये मजाक हो गया इनके साथ, ये जीत गया, फिर भी इनका सरकार नहीं बना। देखो कैसे। चुनाव जीतने से भी नेशनल फॉर डेमोक्रेसी की पार्टी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ की फौजी सरकार सत्ता छोड़ने से इनकार कर रहे थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उनके पास पूरी शासन व्यवस्था थी, फौजियाँ थी। अगर ये नेशनल फॉर डेमोक्रेसी कुछ आवाज़ भी उठाती तो उनको मरवा सकती थी, जेल भेज सकती थी। लेकिन ऐसा ही हुआ आगे देखो। इस फौजी सरकार ने सूची यानी आंग सान सूची जो नेता थे नेशनल फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी के समेत, उनको उनके जो समर्थक नेता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ठीक है, जा भोज खाइयो वहीं पे जाके। वहाँ सरकार के खिलाफ सार्वजनिक, देखो अभी आप देख सकते हो, चिले में भी आपने देखा, हॉलैंड में भी देखा, और यहाँ भी आप देख रहे हो म्यांमार में भी ऐसा हुआ है। जो अच्छे काम करे हैं वो जेल गए हैं। ऐसा मत सोचना कि अगर हम भी जेल जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे। पहले अच्छे काम कर लो। ठीक है, अच्छे काम करने वाले कम मिलते हैं। ठीक है, और उनके प्रति आवाज़ ज़्यादा उठती है। तो जैसे ये देखो, आंग सान सूची भी जेल गए, उनके समर्थक, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना चाहते थे, इसीलिए सच रास्ते पे चलना चाहते थे, इसीलिए। यहाँ सरकार के खिलाफ क्या क्या नहीं था अलाउड? सार्वजनिक रूप से आप नहीं बोल सकते थे, किसी तरह के बयान जारी नहीं कर सकते थे सरकार के खिलाफ। अगर ऐसा कुछ स्थिति आया, किसी व्यक्ति ने करा, तो 20 वर्ष तक जेल की सजा आपको भुगतना पड़ सकता था। इससे क्या माना कि इससे प्रभावित होकर 6 से 10 लाख लोग जो है ना, अपने घर बार छोड़कर कहीं और दूसरे कंट्री में चल के शरणार्थी के रूप अपनाकर वहाँ रहने लगे, बसने लगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आंग सान सूची ने अपना अभियान जारी रखा लगातार, जब तक लोकतंत्र अवस्था स्टेब्लिश नहीं हुआ। अभी भी जारी है, अभी भी नहीं हुआ है। उनके अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम जो चल रही थी, वहाँ के लोग क्या सोच रहे थे? विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण एवं सार्थक जीवन जीने का संघर्ष। उन्होंने कहा हमारे यहाँ के जो भी जनता इस लोकतंत्र की मुहिम में भाग लिए, उनका क्या है? उनका है कि विश्व समुदाय जिस तरह से स्वतंत्र है, और उसी तरह हम लोग चाहते हैं बराबरी का सदस्य के रूप में आकर सार्थक जीवन जीने का काम करेंगे। लेकिन इसीलिए ये संघर्ष अभी कर रहे हैं। और आंग सान सूची को इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नोबेल शांति पुरस्कार का अवार्ड मिला था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और अब मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सबसे अच्छा मेरा फेवरेट टॉपिक, यूएनओ के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, विश्व स्तर पर लोकतंत्र। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, दुनिया भर में आपको एक ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें क्या होता है ना, कोई एक देश उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकता है।
ठीक, इससे क्या होता है ना कि एक पूरे दुनिया को लेकर एक संगठन की जरूरत पड़ती है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी झगड़ा हैं, बहुत सारे उलझने पड़े हुए हैं जो कोई एक देश नहीं समेट सकता है। अब मान लो जैसा कि हमें पता था कि समुद्र के तटरेखा देश के तटरेखा से 200 मील इधर हम इसका होगा, यहाँ पे जो कंट्री होगी समुद्र के इधर 200 मील समुद्र तक में इसका शासन होगा, बीच का जो बचा है वो कौन करेगा? दोनों आपस में तो लड़ नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अंटार्कटिका अभी तक अंटार्कटिका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ये किन का है। कुछ देश बोलते हैं मेरा है, कुछ देश बोलते हैं मेरा है। तो इन और जैसे देखिए वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ रहा है, तो उस पर कौन कंट्रोल करवाएगा? सारे देश से। अरे अपना देश अपने मन से करने लगा तो ये वैश्विक तापमान वृद्धि बढ़ते जाएगी। तो देखते हैं यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट टाइम, वैसे इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एस्टेब्लिशमेंट पूछेगा, स्थापना तो आप बोलेगा 24 अक्टूबर 1945। लेकिन इससे पहले इनका नाम था लीग ऑफ नेशन। आपको सिर्फ मैं बताऊंगा, ठीक है। लीग ऑफ नेशन था, इसका नाम 10 जनवरी 1920 को ही बना था। लेकिन 10 जनवरी 1920 के बनने के बाद देखो, जब 1914 से 1918 तक में जब विश्व, समझा रहा हूँ ये आपको समझने की सिर्फ जरूरत है, लिखोगे तो बेटर है, लिख लेना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 18 तक में, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन नाम था। लेकिन लीग ऑफ नेशन के रहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, आपको 39 से 45 तक। इससे क्या हुआ, हर एक कंट्री सोची कि इन लीग ऑफ नेशन में चेंजिंग की जरूरत है। तब 1945 में इसका नाम बदल के रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ भी का उद्देश्य बोलते हैं, इसको संघ वो बोलते हैं, तो इनमें 6 आपको प्रमुख अंग हैं, जिनमें से एक आपका बुक में दिया है। 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं आप सब बोल देता हूं। एक सुरक्षा परिषद, यूएनएससी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड महासभा होता है। थर्ड अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फोर्थ सचिवालय होता है। फिफ्थ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है। 6 न्यायिकता परिषद। आई होप ये आप नोट डाउन कर लेंगे बुक में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन? सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं न्यायिकता परिषद। आपको सुरक्षा परिषद के बारे में, और आपको बता दें कि यूएनओ में टोटल कंट्री कितना है? 193, ठीक है। और इसका लास्ट कंट्री जो ऐड हुआ है वो हुआ है साउथ सूडान, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। और हमारा इंडिया यूएनओ जब बना उसके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हो गया था यूएनओ में, ठीक है, सदस्य बन गया था। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, यूएनओ के 2 एक अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक है, परिषद में, और आपको एक होता है अस्थाई। अस्थाई में 5 हैं और अस्थाई में 6 हैं, जिसमें हमारा इंडिया अभी तक, संयुक्त राष्ट्र संघ में 7 बार अस्थाई सदस्य रह चुका है, 8वीं बार बनने जा रहा है। इंडिया को वैसे अस्थाई अध्यक्ष भी बनना चाहिए सदस्य, क्योंकि ये इसका जो क्राइटेरिया है अस्थाई अध्यक्ष बनने का वो पूरा फुलफिल करती है। पता नहीं क्यों नहीं बनता है, ये मुझे पता है, बट आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो 20 मिनट और ऐड कर दो इस वीडियो में, ठीक है। देखो 5 कौन कौन से हैं? आपको अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है एंड चीन है। और 10 आपको अस्थाई सदस्य हैं, जो प्रत्येक सदस्य 2 साल में चेंज, एक सदस्य होते रहता है, एक के लिए चुने जाते हैं, 2 ही साल के लिए चुने जाते हैं, एक सदस्य चेंज होते रहती है बार बार, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो भाई सुरक्षा परिषद का काम क्या है? सुरक्षा परिषद का काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति
आप लिख लेना, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एस्टेब्लिश करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा एस्टेब्लिश करना। सेकेंड पॉइंट, देशों के बीच शांति स्थापित करना, दो देशों के बीच अनिवार्य नियम की घोषणा करना, ठीक, शांति भंग करने वाले देशों के खिलाफ कार्यवाही करना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको अगर क्वेश्चन एक पूछ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? ट्राइगो ली, ठीक है, प्रथम। और अभी तक कितने बन गए हैं? 9। और अभिनम्मा यानी प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, समझ गए? आई होप कि समझ गए होगे, मुझे आशा है आप लोग समझदार हो। तो 20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। आपका नेक्स्ट एपिसोड 5वां एपिसोड आएगा, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। आप सोच रहे हो सर सिर्फ एपिसोड बढ़ा रहे हैं, एपिसोड इसीलिए धीरे धीरे छोटा छोटा कर देता हूँ कि आपको एक दिन में कम नॉलेज लो बट वो पूरा नॉलेज लो, ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी लो, ठीक है। क्योंकि मुझे बुक रख के सीधा डायरेक्ट नहीं पढ़ाना होता है, मैं खुद पहले नोट्स डाउन करता हूँ, आपके बुक को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आके आपको समझाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगती है। तो आप समझ सकते हो, अगर 20 मिनट का आपका वीडियो बनाता हूँ तो मैं 2 घंटे पढ़ के खुद आता हूँ, समझ के खुद आता हूँ। मैं तो ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ, बट सोचता हूँ एक बार और पढ़ूंगा तो मेरा भी बन जाएगा, आपको भी अच्छा से समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करनी है तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, और 9th की व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और हाँ, वैसे 9th, 10th और 12th तीनों का पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो मिलते हैं 9th वालों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लॉकडाउन तक आप घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।